तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में मैं क्या करने वाला हूँ, यूज़ करने वाला हूँ एक इंटीग्रल को ये प्रूफ करने के लिए कि वो जो होता है पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 से लेस देन होती है और 3.14287 से भी लेस देन होती है। क्या करने वाले हैं, हम इंटीग्रल का यूज़ करेंगे ये प्रूफ करने के लिए कि पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 से लेस देन होती है। आपने स्कूल्स में क्या पढ़ा है, जब आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो होती नहीं है। क्या होती है वो आज हम देखेंगे। और इसको प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप गूगल पे जा सकते हैं, गूगल पे आप लिख दीजिएगा वैल्यू, तो वो पाई की वैल्यू बता देगा और आप ये वैल्यू देख लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है बड़ी आ जाएगी जो इस फॉर्म में लिखी है 22/7 या फिर 3.1428, और पाई वाली वैल्यू जो है वो छोटी होगी। लेकिन वो क्या है, वो तो कोई भी देख के बता सकता है। लेकिन अगर हमें प्रूफ करना हो, कोई ट्रेडिशनल तरीका हो, तो वो तरीका क्या है कि हम कैलकुलस के थ्रू जाते हैं। तो कैलकुलस में भी आज हमने क्या किया, एक इंटीग्रल लिया है। इंटीग्रल क्यों लिया है, ताकि अभी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं तो कुछ ऐसी चीज़ बनानी चाहिए ना कि जो अभी बच्चों को काम आए। तो इंटीग्रल, ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, बोर्ड में आ सकता है। तो क्या है, ये जो हमारा पार्ट है वो दो पार्ट है एक तरीके से समझ लो आज का। एक पार्ट क्या हो सकता है कि इस इंटीग्रल को सॉल्व करना। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व कर दिया तो हम अपने आंसर में आधे पड़ाव तक पहुंच जाएंगे। और ये क्या हो सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है, बिल्कुल एकदम चांसेस है। ये एकदम नॉर्मल इंटीग्रल है, ठीक है। इसमें बस एक कमी रह गई, मैं यहाँ पे डालना भूल गया, इसकी लिमिट्स है। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल है, 0 से 1 है ये, वैसे इतना देख लेना, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिया है। तो 12th क्लास के बच्चे तो इसको ज़रूर देखें, उनका एग्जाम आने वाले हैं एक आध महीने में, और कुछ बोर्ड्स के भी चल भी रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना, अब हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो ये इंटीग्रल क्या है, 3 फंक्शंस में डिवाइड है, 3 अलग अलग फंक्शन है ना, एक ये एक ये एक ये। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई तरीका तो समझ में आ नहीं रहा है ना, बहुत ही वियर्ड सा इंटीग्रल है। तो जब भी ऐसा वियर्ड सा इंटीग्रल आए और कोई 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल हो जिसमें एक पावर भी लगी हो, ठीक है, जिसमें एक पावर भी लगी हो, वो भी हायर पावर हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो आप डायरेक्ट a - b का होल स्क्वायर लगा देते, लेकिन किसी को भी a - b की पावर 4 का फॉर्मूला याद रहता नहीं है, ठीक है। बहुत बच्चों को याद रहता है लेकिन सबको नहीं रहता। तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, किससे करेंगे, बाइनोमियल से। तो बाइनोमियल का एक्सपेंशन क्या होता है, अगर 2 टर्म दे रखी है और उसके ऊपर इंडेक्स n हो, तो उसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है NCR x⁻r y n-r, ठीक है। मतलब ये r क्या है, 0 से लेके n तक चलेगा। n क्या है, उसका इंडेक्स, मतलब इंडेक्स कहाँ तक जा रहा है, इस केस में वो 4 तक जा रहा है। तो देखिए अब इसको एक्सपेंड कैसे करा, मैंने आपके लिए लिख रखा है, देखो n सबसे पहले 0 लेंगे, r की वैल्यू NC0 x⁻0 y n-0। उसके बाद r की वैल्यू बढ़ेगी, 1 पे जाएगी, NC1 x⁻1 y n-1, ठीक है, r की जगह पुट कर रहे हैं। फिर डॉट 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 डॉट, ये क्या होगी, r की वैल्यू बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि n-1 पे जाएगी। क्यों, क्योंकि n से छोटा क्या होता है, n-1। तो यहाँ पे देखो n-1 पे गया, NC n-1, r की वैल्यू अब n-1 पे पहुंच गई, ठीक है। बीच में बहुत सारी टर्म्स आएगी, ठीक है, वो हमने छोड़ दिया है n-1 तक। उसके बाद क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पे n-1, y की वैल्यू क्या होगी, n में से माइनस करेंगे n-1 को, ठीक है। और फिर NCN लास्ट वाली वैल्यू पे पहुंचेगी, NCN x⁻n y n-n। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो NC0 x⁻0 मतलब 1 y n, NC1 x⁻1 है तो x, और यहाँ पे y n-1। फिर ये ऐसे यहाँ पे हम करते गए, लास्ट में हम कहाँ पहुँचे, NCn-1 x⁻n-1, n में से माइनस कर दिया हमने n-1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, y1 आ जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, x⁻n, ठीक है, और n में से n माइनस कर दिया, y⁻0 जो कि होता है 1। तो यहाँ पे एक्सपेंशन को ऐसा आया। तो इसी को लेके हम एक ये करने की कोशिश करते हैं, ये बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हैं। ये क्या है, 1 - x⁻4, ठीक है। ये सिंपल है, इसमें 4 पावर तक जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, हम 1 + x⁻, ऐसे करके लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही चीज़ आ जाएगी। अब देखिए इसका एक्सपेंशन करते हैं, इसी के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह क्या वैल्यू है, 4 है। तो ये देखिए 4C0, ठीक है। यहाँ पे x की जगह 1 है, 1 की पावर 0 y की पावर, ठीक है, n-1। तो 4 - 1 4 - 0 दैट इज़ 4, ठीक है। फिर आया 4C1, ठीक है, 1 की पावर 1 y की पावर 3,
4c2 1 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये y जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये मैंने इसके हिसाब से लिख दिया कि यहाँ पर मैंने माना, क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैंने x प्लस वाई मान लिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये y जो है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है या b की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स है ना, तो इसको माइनस एक्स से रिप्लेस करेगा। ये मैंने जनरली लिख दिया था, ये यहाँ पे आएगा माइनस एक्स, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी ही है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा तो ध्यान से करना पड़ेगा। तो ये आया 4c3 1 और ये आया माइनस एक्स, ठीक है। और ये आया 4c4 1 की पावर 0 और माइनस एक्स 1 की पावर, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 और यहाँ पे 4 और ये माइनस एक्स की पावर 0। अब देखिए क्या हुआ, इसको बिल्कुल इसी तरीके से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, n की जगह 4 है, 4c0, ठीक है। x की जगह यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 की पावर क्या 0 और y इसकी पावर क्या माइनस एक्स की पावर क्या 4 कैसे हुआ, n माइनस 0 है ना, तो मतलब 4 माइनस 0 कितना होता है 4, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। आप भी कर सकते हो, यहाँ पे 4 माइनस 1 3, ठीक है। एक एक पावर लेस होते जा रही है ना। देखो मैं आपको एक ट्रेंड बताता हूँ, बाइनोमियल में क्या होता है, ट्रेंड देखिएगा आप। जब भी ऐसे दो टर्म हो ना और उसकी वैल्यू एक फाइनाइट हो, तो क्या करिएगा, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जो पहला टर्म है वो अगर 0 से हो रहा है तो फाइनल टर्म जो है ना हाईएस्ट पावर का होगा। उसके बाद क्या करिए ना, ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी एक पावर बढ़ाते जाइए और सेकंड वाले की एक पावर घटाते जाइए, ठीक है। और ऐसा तब तक करते रहिए जब तक कि फर्स्ट वाली टर्म जो है ना उसके पास हाईएस्ट पावर ये वाली ना आ जाए और ये वाली जो टर्म है ना उसके पास लोएस्ट पावर आ जाए। लोएस्ट पावर क्या होगी 0। देखिए यहाँ पर ऐसे हुआ 3 आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ 1 की पावर ये एक और बढ़ गई, स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये क्या हुआ, एक पावर कम हो गई 2, ठीक है। क्योंकि क्यों हो रहा है ऐसे, अब देखो n माइनस आर करेंगे ना, तो r की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे क्या आएगी r की वैल्यू 2 और n माइनस आर मतलब 4 माइनस 2 2। तो ऐसे करके आपने क्या करा, इसको एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। इसके लिए मैंने एक और सेपरेट वीडियो बना रखा है, उस पर आप ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। इस पर नहीं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अब 4c0 इन सब का वैल्यू मैंने निकालना बता रखा है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखो कभी भी ऐसा हो ना NCR, तो इसको निकालने का तरीका है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल और यहाँ पे r फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करना, ठीक है। n की जगह 4 रखना और यहाँ पे r की जगह जो है 0 है 1 है 2 है जो है वो रखना, ये सारी वैल्यूज़ निकल जाएगी। अभी मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, x की पावर 4 हो गया, 4c0 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि, ठीक है। 4c0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 4c1 इसमें 4 होता है, तो ये हो गया आपका माइनस 4x क्यूब, ठीक है। फिर ये हो गया आपका 6x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4x और ये हो गया प्लस 1, ठीक है। आपका क्या आया लास्ट में, आपका ये एक्सपेंड करने के बाद इस वाले टर्म को एक्सपेंड करने का है x की पावर 4 प्लस माइनस ऑफ 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये टर्म आई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अभी तक बाइनोमियल लग रहा था, अब क्या करना है हमें, अब x की पावर 4 भी है इसके साथ, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, x की पावर 8 माइनस 4x टू द पावर 7 प्लस 6x टू द पावर 6, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, माइनस 4x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया तो अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अब क्या करें, अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं है ना, यहाँ पे 0 से 1 तक है, तो चलो डिवाइड करते हैं। अब क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न लगाना है, ठीक है। जो आपने 9th 10th में पढ़ रखा होगा कि पॉलिनोमियल का लॉन्ग डिवीज़न कैसे करते हैं। तो हम ये सब मिटाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड,
एक्स की पावर 8 और ये सब, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसका डिवीजन करना है। क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं। अब क्योंकि क्या है, जो मेन पार्ट था मैंने वो बता दिया है। अब क्या है, खाली इसको डिवीजन करना है। तो डिवीजन तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स टू द पावर 8 प्लस 4 एक्स टू द पावर 7 प्लस 6 एक्स टू द पावर 6 माइनस 4 एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4, और इसको कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखिए मैं जिस भी चीज़ से डिवाइड करता रहूँगा ना, यहाँ पर जो भी टर्म लिखूंगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली दिखे, ठीक है। तो देखो हम डिवीज़न में क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न में हमें क्या करना होता है कि पहले वाले टर्म को क्या करना पड़ता है, जीरो बनाना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम टर्म जैसी टर्म होगी ना हमारी न्यूमरेटर में, वैसी टर्म हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। कुछ भी ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या यहाँ पे ऐसा टर्म लेके आएंगे कि जो कि इसके सेम होगा, ठीक है। और हर बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हम ये वाला मेथड फॉलो करने वाले हैं। वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप क्या करो, इसके जैसा टर्म लेके आओ, फिर ज़रूरत के हिसाब से प्लस कर दो या ज़रूरत के हिसाब से माइनस कर दो। लेकिन हम क्या करेंगे, हर बार सब्ट्रैक्ट ही करेंगे ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आए। तो देखो एक्स की पावर 8 लेके आना है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, एक्स की पावर 6 रखेंगे, एक्स की पावर 6 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 8, ठीक है, डिवीज़न कर रहे हैं, प्लस 1 से करेंगे तो एक्स की पावर 6 को आएगा, कितना आएगा, एक्स टू द पावर 6 आएगा। तो एक्स टू द पावर 6 है तो लाइक टर्म्स के नीचे लिखते हैं ना, लाइक टर्म्स के नीचे, तो ये ऐसे लिखा। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये आपको खुद आना चाहिए, मैं कर रहा हूँ आप समझ जाना। ये 0 आ रहा है, ये कितना है, 4 एक्स टू द पावर 7, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा गलत हो गया है, ये मैंने गलत पॉलिनोमियल उतार लिया था। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। क्या होगा, पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे 4 था, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, प्लस 5 एक्स टू द पावर 6 माइनस 4 एक्स टू द पावर 5। अब क्या है, 4 एक्स टू द पावर 7 है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 एक्स टू द पावर 5। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्लस 4 एक्स टू द पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 4 एक्स टू द पावर 7 और 1 से मल्टीप्लाई किया 4 एक्स टू द पावर 5 को, है ना। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आया, 4 एक्स टू द पावर 5। तो ये आ गया आपका, 1 मिनट, यहाँ पर क्या है, ये माइनस है तो माइनस भी साथ में उतरेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम टर्म लेके आनी है ना, मैंने कहा कि सेम टर्म लेके आना है, तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस से करेंगे, माइनस 4 एक्स टू द पावर 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, माइनस 4 एक्स टू द पावर 5 लिखेंगे, ठीक है। क्या आएगा, तो यहाँ पे आया माइनस, यहाँ पर भी आया माइनस, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया 4 एक्स टू द पावर 5 को, तो क्या आया, माइनस 4 एक्स टू द पावर 5। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, जब तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये समझ लो कि साइन चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे आया, यहाँ पे ये ऐसे आया, ठीक है, ये कैंसिल हो गए दोनों। यहाँ पे अब लास्ट में क्या आया, 5 एक्स टू द पावर 6 और ये आया एक्स टू द पावर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर से ये करेंगे, अब 5 एक्स टू द पावर 4, तो ये आया 5 एक्स टू द पावर 6, ठीक है, और ये आया प्लस 5 एक्स टू द पावर 4, ये माइनस में गया, ये माइनस में गया, ये आया माइनस 4 एक्स टू द पावर 4, ठीक है। अब क्या है, अब हमें क्या लेके आना है, 4 एक्स टू द पावर 4 लेके आना है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम किससे करेंगे, माइनस 4 एक्स स्क्वायर से, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर क्या उतना हुआ, एक्स की पावर 4 और माइनस 4, है ना। तो क्या आ जाएगा, माइनस 4 एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा, माइनस 4 एक्स टू द पावर 4। लेकिन 1 भी है तो 1 को भी करना पड़ेगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 एक्स स्क्वायर, तो इतना, इस पर कितना आया, माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस पर भी ऐसे करेंगे, ये करा, ठीक है,
तो ये आ गया आपका 4x²। ठीक है, इतना तो आ गया। अब क्या है, 4x² है, यहाँ पे क्या है x² है, तो किससे करेंगे, +4 से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं, +4 से। +4 से करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4x², ठीक है, +4, इसको भी माइनस किया, इधर भी माइनस किया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 4 बच गया। कितना बच गया, -4 बच गया। अब क्या लेके आना है आपको, यहाँ पर ये नंबर जो है इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका -4 आ जाए। ठीक है, तो बचपन में हम क्या करते थे, जब डिवीज़न करते थे तो यही करते थे ना, यहाँ पर जो नंबर होता था उसको एक ऐसे नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते थे कि यहाँ पर आपका ये वाला जो नंबर है वो आ जाए। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो कि x² + 1 है, ठीक है, इसको हमने एक मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पे एक ऐसे नंबर से जिसके बाद आंसर क्या आ जाए आपका -4। ऐसे ही कुछ है, ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या हो गया इसका आंसर, y की वैल्यू देख लेंगे, y की वैल्यू आ गई -4/x² + 1। ठीक है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मतलब कौन सा नंबर आएगा, -4/x² + 1। अब देखो ऐसे कैसे होगा, देखो x² + 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² + 1 x² + 1 कट जाएगा, -4 आ जाएगा। अब -4 और -4 आएगा तो वो बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो आप समझ गए। अब हमारे पास लास्ट में क्या आया, ये चीज़ आई। ठीक है, इस पूरे इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आया। अब हम क्या करेंगे, इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब बस 2 मिनट का काम रह गया है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जितना हो सका है उतना इजीली इसको समझाया है। देखिए अभी इस पर टाइम लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आप जब करने लगोगे ना तो ये 5 मिनट के भी अंदर हो जाएगा, लेकिन देखिए समझाने में तो टाइम लगता है ना, कोई भी चीज़, फिर आप लोग को चीज़ समझ में नहीं आएगी। अब क्या है, अब देखो अब क्या हुआ, अब सवाल बहुत हल्का हो गया। अब ये आ गया आपके पास, अब तो इसको आप कैसे करोगे, आंख बंद करके भी कर लोगे, है ना, +4 -4/x² + 1, और इसका इंटीग्रल कहाँ से कहाँ करना है, 0 से 1। अब ये तो आप आराम से कर लोगे ना, इसमें क्या है। अब देखो x⁻6 का क्या होता है, x⁷ इसका क्या होगा, 4x⁻6/6, इसका क्या होगा 5x⁵/5, इसका क्या होगा 4x⁵/3, इसका क्या होगा 4x। हाँ, अब 4/x² + 1 है तो 1/x² + 1 होता है, तो इसमें क्या लगाते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। देखो एक ही क्वेश्चन में क्या क्या लगा, सबसे पहले आपके पास एक इंटीग्रल था, इंटीग्रल को आप सॉल्व करते गए, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद लॉन्ग डिवीजन पे आए, लॉन्ग डिवीजन के बाद आप इंटीग्रेशन करने लगे तो वहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गई। देखा एक ही क्वेश्चन में सारे मैथ्स के क्वेश्चन, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन देखते जाइए आप। आगे क्या होगा, -4 और यहाँ पे आएगा tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम, ये हम लिखे यहाँ पे, इसको हमने 0 से लेके 1 तक में वो करा है। यहाँ पे क्या है, लिमिट्स 0 से लेके 1 तक में। ठीक है, तो एक बात बताता हूँ, जब आप यहाँ पे 0 0 पुट करिएगा ना, क्योंकि सारे टर्म न्यूमरेटर्स में है, तो 0 करिएगा तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, और tan इनवर्स 0 भी 0 होता है। अब tan इनवर्स 0 0 क्यों होता है, इसका ये मतलब है कि tan का वो कौन सा एंगल होगा जहाँ पे उसकी वैल्यू 0 होगी। देखिए कभी भी आपको ऐसा दे रखा होगा ना tan इनवर्स x, है ना, तो आपको क्या होगा इसका मतलब, ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है एंगल, और ये होती है क्या होती है, वैल्यू। तो आप इसको ऐसे लेट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0 = थीटा। तो आप क्या करिए, tan इनवर्स को उस तरफ लेके जाइए। ठीक है, तो 0 = tan थीटा। अच्छा, अब tan थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, 0 डिग्री पे। कितने पे आती है, 0 पे, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई ना वैल्यू, क्योंकि tan इनवर्स 0, यहाँ पे 0 आया ना, तो tan इनवर्स 0 में मतलब tan की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो 4 × 0 0, इसलिए ये तो खत्म हो गया। मेन चक्कर क्या पड़ता है, मेन चक्कर पड़ता है 1 पे क्या होगा। तो 1 पे जब हम करेंगे तो 1 पे ऐसे आएगा, देखो 1/7 माइनस ये 4 और 6 कैंसिल हो जाएंगे तो 2/3
ठीक है, ये आएगा आपका 1, ये आएगा आपका 4/3 और ये आएगा आपका 4। हाँ, tan इनवर्स 1 मतलब tan की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है, इसका ये मतलब हुआ ना। यहाँ पे क्या था, tan की वैल्यू 0 कौन से एंगल पे होती है, तो वो 0 डिग्री पे होती है। वैसे ही tan की वैल्यू 1 कब होती है, अभी बताते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंगल बता रहे हैं एक्चुअली में। तो यहाँ पे एंगल क्या आया था, 0, तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो खत्म हो गया था, इसलिए हमने 0 वाले टर्म्स लिखे ही नहीं, सारी चीज़ें 0 हो गई। आपके पास 10 करोड़ है, 10 करोड़ में से आपने 0 माइनस कर दिया, क्या आंसर आएगा, 10 करोड़, इसलिए 0 को छोड़ो, ठीक है। अब क्या हुआ, लास्ट में आ गए हम। अब इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, तो 1 देखिए, अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, π/4 पे, कितने पे आती है, π/4 मतलब 45 डिग्री पे आती है, कितने पे आती है, 45 डिग्री पे। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखिए ना ऐसे 4 tan इनवर्स, इस पे आ गया आपका फिर π/4 आ गया, है ना, π/4 पे आती है ना, बस हो गया सॉल्व, ख़त्म कहानी। अब 1 मिनट का काम रह गया, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व किया। देखिए, ये आप में से बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें पता होगी कि ऐसे करके होता है, लेकिन बहुतों को नहीं पता होगी, इसलिए मेरे को डिटेल में बताना पड़ा। अब ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं है, 2/3 और 4/3 है, माइनस माइनस है, तो 6/3 को क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। अब देखो 1/7 + 1 माइनस यहाँ पे कितना आया 2 -2 + 4, तो एक्चुअली में, और यहाँ पर हो गया आपका 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना हो गया -π, ठीक है। अब देखिए 4 और 1 कितना होता है 5 में से माइनस कर दिया, कितना 2 माइनस किया 5 में से, है ना, कितना हो गया 3, तो 1 + 7/3 -π, ठीक है। 1/7 और 3, 7 3 = 21, तो इतना इधर क्या आया 22/7 -π। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, आपको वो यहाँ तक सॉल्व करना है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है। तो देखो 22/7 -π आई कि नहीं आई। अब देखो क्या है, अब आपके पास जो इंटीग्रल था ना, वो कुछ इस तरीके का था, किस तरीके का था, x⁴ 1 - x⁴ और यहाँ पे था 1 + x², ठीक है, ये था। अब आपके पास क्या हुआ, ये आंसर ऐसा आया। अब अगर यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आती तो आप बता देते कि इसका आंसर क्या है, लेकिन पाई की वैल्यू अभी आपको ऐसा सोच के चलना है कि आपको नहीं पता है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर किसी ने पूछ ली तो क्या होगा, कैसे होगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, चलो यहाँ तक तो रिजल्ट आ गया, अब हमें प्रूफ ये करना है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखो आपके पास क्या है, 3 अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। इन तीनों फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ हम निकाल रहे हैं, 0 से लेके 1 तक। तो मान लो हमने x के डोमेन को ले लिया, अब यहाँ पे क्या है, रिलेशन फंक्शन, यहाँ पे क्या है, रिलेशन फंक्शन, 0 से 1 के बीच में लिया। 0 और 1 पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि जनरली हम ऐसे फंक्शंस को ना, जिसमें 1 में से माइनस कर रहे हो, ठीक है, या फिर सिर्फ x का टर्म हो, उसको हम एक्सट्रीम पॉइंट्स पे नहीं लेते। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे क्यों नहीं लेते, क्योंकि उससे क्या होता है ना, पूरा का पूरा फंक्शन 0 बन जाता है। देखो अब यहाँ पे 0 लिया तो x⁴ क्या होगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो क्या होगा 0। 1 ले लिया तो देखो 1 में से माइनस कर दिया 1 तो भी 0, सारी चीज़ें 0 हो गई, इसलिए 0 और 1 के अलावा कोई भी टर्म लेंगे। अब देखो क्या होगा, देखो x⁴ क्या होगा, वो 0 से बड़ा हो जाएगा, एक्सट्रीमली ग्रेटर। यहाँ पे क्या हुआ, लीनियर इनइक्वालिटी। कैसे, यहाँ पे 0 की जगह कुछ भी लिख के देखो, 0.1 लिखो, तो 0.1 को भी करोगे तो वो 0 से तो बड़ा ही आएगा ना। इसके बाद 1 - x⁴, ठीक है, इसमें भी 0 1 के बीच में कुछ भी रखो तो वो भी 0 से बड़ा ही आएगा ना। 1 + x², ये तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा आएगा। तो अगर ये तीनों चीज़ें बड़ी आएगी तो ये पूरी, मतलब ये तीनों चीज़ें अगर बड़ी आ रही है तो ये पूरा इंटीग्रैंड जो है, ये इंटीग्रैंड जो है आपका, वो भी 0 से बड़ा आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब ये तो आपका सॉल्व हो चुका है, ये बस रिजल्ट याद रखिएगा बाद में, ठीक है। ठीक है, तो आपको मैंने कहा कि यहाँ पे रिज़ल्ट आप याद रखिए, ठीक है। तो रिज़ल्ट आप याद रख रहे हैं, तो इस पर अब देखिए क्या है कि ये पूरा जो इंटीग्रैंड है, ठीक है, वो आपके पास कैसा था, ये था ना आपके पास,
तो ये पूरे टर्म बड़ी हो गई आपसे, पूरा इंटीग्रैंड ही बड़ा हो गया, ठीक है। 0 से 1 के बीच में जब रहेगा x तो ये पूरा इंटीग्रैंड बड़ा हो गया। अब इंटीग्रैंड अगर बड़ा हो गया तो ये जो इंटीग्रल है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है, तो वो क्या होगा, वो भी 0 से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। लेकिन इस इंटीग्रैंड की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कि नहीं निकाली थी 1 मिनट पहले, क्या थी वो, हाँ बोल सकते हैं आप, 22/7 माइनस पाई, ठीक है, थी, तो वो भी 0 से बड़ा हो जाएगा, है ना, इसकी वैल्यू है ना ये। अब ये क्या आया, पाई इज ग्रेटर देन 22/7, आया कि नहीं आया, आ गया। अब एक और चीज़ है, मैंने कहा था कि ये जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.142 से भी छोटी होती है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, पाई की जब आप वैल्यू देखिएगा ना तो वो ये होती है 3.14, ठीक है, 153 ऐसे करके, ये पाई की वैल्यू होती है कुछ कुछ, ठीक है। और ये जो पाई की वैल्यू हम लिखते हैं ना, जो हम बुक्स में ले लेते हैं, वो होती है, अगर आप 22/7 को सॉल्व करेंगे तो ही 3.14 आएगा ना, तो वो होती है 3.1428। तो बताइए बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू ये है ना, तो इसलिए जो पाई की वैल्यू होती है ना वो इससे भी छोटी होती है, ठीक है। पाई इज लेस देन 22/7, पाई इज लेस देन 3.1428, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, वो ये होती है। और पहली बात है, हम पाई की वैल्यू को 22/7 इक्वल लेते हैं, लेकिन हम ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिर हमारी डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी। पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, जिसको, इर्रेशनल नंबर का क्या मतलब होता है, जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, लेकिन ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा रहा है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया तो वो क्या बन गया, एक रेशनल नंबर, मतलब ये एक रेशनल नंबर है, ये दोनों नंबर ही अलग है, लेकिन ये क्या है कि पाई छोटा है 22/7 से और पाई छोटा है 3.1428 से। तो आज की वीडियो में इतना ही, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।